करल का चुनाव है वो सपा और भाजपा के बीच ही लड़ाई है। पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई इन्हीं दो पार्टियों के बीच में है। अब देखिए तेज प्रताप के जो सपा प्रत्याशी हैं उनके जो है फूफा जी हैं, उनके अनुजेश भाजपा प्रत्याशी उनके फूफा हैं। और यहाँ मैं एक बात जो आपसे कहना चाहता हूँ कि इस शादी में भाई ये भी क्या है, ये प्रत्याशियों की एक शादी बारात के जैसा माहौल है, जश्न का माहौल है, जो उसी तरह की तलाव है। बड़े इवेंट हम लोग बोलते भी लड़कियों की शादी जैसे होते हैं, लड़कियों के ब्याह जैसे। और ये इवेंट भी अगर हम शादियों से इसकी वो करें, जैसी तुलना करें या उस जिक्र को लाए, तो जो शादियों में अक्सर हम लोगों ने सुना है ना फूफा का विघ्न डालने वाला जो होता है, तो बस वो अनुजेश जो है वो विघ्न डालने तक ही सीमित रहेंगे। फूफा वाला विघ्न डाल रहे हैं। फूफा अक्सर शादियों में नाराज होते हैं, ध्यान खींचते हैं, लेकिन शादी संपन्न पूरी होती है। तो आप यही बोल रहे हैं कि ऐसा ही होगा? ऐसा ही होगा, ऐसा ही लगा है बात करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश और इस वक्त आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मैं मौजूद हूँ। फ्रेम में मेरे साथ मौजूद हैं अमर उजाला के मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी। अजीत जी एक मुस्कुराहट के साथ नमस्ते इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव किसी भी पत्रकार को खुश कर देते हैं और चुनावों में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग का मौका मिले तो और मजा आता है। अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर आप उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखेंगे। करहल घूमकर टहलकर सूर्यास्त के वक्त आप आ रहे हैं। मोटा मोटा ये समझाइए, हम जीत हार नहीं पूछते हैं, अमर उजाला में हम इस तरीके के प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं करहल का चुनाव सर किन मुद्दों पर और किस ओर जाता दिखा, क्या महसूस किया आपने? देखो दत्ता जी, जो करहल का चुनाव है मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों के मुद्दे हैं कि उनके गांव से और हाईवे तक जाने के लिए सड़क जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, कई सड़कों में गड्ढे हैं, कई और तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन अगर हम चुनावी मुद्दों की बात करें तो ये मुद्दे गौड़ मुद्दे ही हैं। यहाँ मेन जो मुद्दा हावी है वो जाति का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है। और करहल में आकर एक बात हमने जो यहाँ समझी कि इस बार भाजपा ने अखिलेश यादव के ही रिश्तेदार को टिकट दिया है और एक तरफ जो है अखिलेश परिवार के तेज प्रताप सिंह यादव मैदान में है समाजवादी पार्टी से, तो भाजपा से अनुजेश सिंह यादव जो है मैदान में है। लेकिन ये है तो यादव, लेकिन यहाँ एक डिवाइड, एक बंटवारा इन यादवों के बीच में भी चर्चा में हमें यहाँ सुनने को मिला। और जो पहली बार मैंने आपसे पहले ही कहा था, हमने सुना, वो ये है कि यादव भी दो हिस्सों में बटे हैं। एक को कमरिया यादव कह रहे हैं, कमरिया सेक्ट, और एक को घोसी सेक्ट। और ये कहा जा रहा है कि भाई जो तेज प्रताप यादव हैं ये कमरिया सेक्ट के हैं और ये कमरिया सेक्ट करहल की पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा है जी, और जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें घोसी यादव ज्यादा है, जो घोसी सेक्ट है। और अनुजेश प्रताप उसी घोसी सेक्ट से आते हैं। एक हमको एक ये बंटवारा यहाँ देखने को मिला। लेकिन हाँ, ज्यादा मतदाता जो है वो कमरिया सेक्ट के ही यादवों में है। तो हम जहाँ तक देखें तो अभी जो स्थिति लग रही है कि यादवों का एक बड़ा वर्ग मुस्लिम जो मतदाता यहाँ बहुतायत में है वो समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ खड़े हुए दिखे जी। और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं अनुजेश, वो भी इस बार जो जीत हार का अंतर है उसको कम करते हुए यहाँ दिख रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं जीत हार का अंतर कम करते हुए दिख रहे हैं। एक चीज जो मुझे लगता है बहुत जरूरी होती है, बसपा शायद पिछले कई सालों में पहली बार उपचुनावों में उतरी है। वो उपचुनाव नहीं लड़ती थी पार्टी। बसपा का उतरना, कुछ और फैक्टर, चंद्रशेखर रावण और उसके बाद पल्लवी पटेल और इनका एक कॉम्पैक्ट बना, AIMIM उसमें शामिल है। क्या वो बाकी फैक्टर्स आपको करहल में दिखे या करहल में सिर्फ दो में ही लड़ाई दिखे? देखिए, करहल में लड़ाई दो में है। बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, अवनीश शाक बसपा के प्रत्याशी है। लेकिन अवनीश शाक बसपा का जो कोर वोट है, अगर उसको ही ले जाए जो हमको यह माहौल दिखा, तो वो एक उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। वो बसपा की भी बड़ी उपलब्धि होगी कि अपना कोर वोट जो है वो अपने साथ बांधे रखे है। अभी फिलहाल जो उनका जाटम मतदाता बसपा का जो आधार वोट बैंक माना जाता है, उनके बीच में भी हम लोगों को जो लोगों से बातचीत हुई तो वो ये बात कहते हुए मिले कि हमारे प्रत्याशी
वहाँ नहीं है, उतनी मजबूती के साथ हमें लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए हमें सपा या भाजपा में से किसी की ओर देखना पड़ेगा। और संविधान का मुद्दा, पीडीए का मुद्दा, ये नारा एक ऐसा है कि उनका झुकाव जो है अभी फिलहाल इन दो नारों की तरफ ज्यादा दिख रहा है। होता है ना कि पत्रकार लोगों को पढ़ लेता है। आपने मेरे मन के सवाल को पढ़ लिया। मेरा तीसरा सवाल यही था कि क्या लोकसभा चुनाव के दौरान हमने जिस तरीके से पीडीए, जिस तरीके से आरक्षण, जिस तरीके से संविधान, इन 3 शब्दों को खूब सुना था, क्या ये शब्द अभी भी जमीन पर है, या उपचुनाव है तो शायद उस तरीके से नहीं है, उतनी हैमरिंग नहीं हो रही है? और या जैसे भाजपा के साथ हम लोग एक चीज बोलते हैं कि भाजपा चुनावी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनावी सियासत में एक ऐसी पार्टी है जो कोर्स करेक्शन बहुत तेज करती है। क्या वो उन गलतियों से कुछ सीखी है? जमीन पर आपने इन 3 मुद्दों को अगर चलूंगी। करहल में अगर हम, जहाँ तक बात है, अभी हमारी आज का जो घूमना है, जिन लोगों से मिलना है, वो करहल विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र है, वही है। तो करहल में हम देख रहे हैं जो लोकसभा के मेन चुनाव में जिस तरह से आरक्षण और संविधान के नारे, संविधान खतरे में है या आरक्षण को बचाना है, वो जितनी उनकी तीव्रता थी, जितनी उनकी तीक्ष्णता थी, जितनी उनकी इंटेंसिटी थी, वो इस उपचुनाव में नहीं दिख रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम लोगों के मन में वो बात नहीं है। हाँ, उस तीव्रता में नहीं है, उतना असर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक सप्लीमेंट्री और आखिर सवाल, थोड़ी सी एक चीज जो मैंने महसूस की वो ये कि लोग इस बात से खफा हैं कि उपचुनाव है तो प्रत्याशी भी थोड़े से उस तरीके का सघन जनसंपर्क नहीं कर रहे जैसे कि आम चुनाव में होता है। कि उनका ये कहना है कि देखिए, प्रत्याशी भले उपचुनाव हो, प्रत्याशी तो बदले हैं, हम तक आए तो हम कुछ अपनी बात भी कह पाए। कई ऐसे इलाके, और आज तो आप और हम काफी सुदूर इलाकों में गए जहाँ पर लोगों ने कहा कि प्रचार तो पहुंचा, प्रत्याशी अभी भी नहीं पहुंचा। हालांकि दिन बचे हैं और दिन काफी बचे हैं। ये है, ये हमारा सहयोग भी हो सकता है, पार्टियों की सहयोग भी हो सकता है कि हम उन इलाकों में उन लोगों से मिले हैं कि जहाँ प्रत्याशी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हम लोग ऐसे इलाकों में भी गए जहाँ प्रत्याशी आए हैं और क्योंकि आपने जो पहला जवाब दिया था ना, मैं उसी से इसको जोड़ रहा हूँ। जैसे लोगों ने जो समस्याएं बताई, वो बोले कि आपको तो बता रहे हैं, प्रत्याशी आता तो वहां पे भी बताते। हाँ, भाग बताते, एक बात है। और मुझे लगता है अभी 8-10 दिन बचा है। बिल्कुल, दिन काफी बचे हैं, तो प्रत्याशी उन जगह जाएंगे, वो भी अपनी प्लानिंग के साथ चलते हैं। हाँ, एक बात ये नेगेटिव तेज प्रताप सिंह यादव के लिए जा रही है, क्योंकि तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि वो उस तरह से संपर्क नहीं करते हैं, या उस तरह से हम उनसे अपना संवाद स्थापित नहीं कर पाते हैं जिस तरह से नेताजी मुलायम सिंह यादव से कर लेते थे। तो वो उनसे कंपैरिजन करते हैं, एक वो गैप है। मैं क्लोजिंग रिमार्क वहीं ले जाने वाला था। हालांकि प्रत्याशियों का ना पहुंचना सभी उम्मीदवारों पर लागू होता है, एक पर नहीं। गुस्सा एक पर ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनके ही पार्टी के वो तमाम नेता, जिसमें से एक ने उस क्षेत्र से, उस करहल, उस इटावा, उस जसवंत नगर, सैफई, मैनपुरी, उस इलाके से अपनी पार्टी को शुरू किया, वो लोगों के चेहरे देखकर उनके गांव, उनके खड़ंजे, उनके घर में, परिवार में बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, सब बता देते थे। तो अपेक्षा आज भी उस स्तर की है। करहल की जमीनी रिपोर्ट्स भी हम आपके बीच में लेकर आएंगे, आप पढ़ पाएंगे। हाँ, मैं आपको एक बात और बताऊं, करहल में जो अभी आपने पहला जब सवाल पूछा था, मुद्दे और किधर जाता, किधर जा रहा है, जाति के आंकड़े, ये सब देखिए, या क्या रहेगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है किसी को भी, करहल का चुनाव है वो सपा और भाजपा के बीच ही लड़ाई है। पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई इन्हीं दो पार्टियों के बीच में है। अब देखिए, तेज प्रताप के जो सपा प्रत्याशी हैं, उनके जो है फूफा जी हैं, उनके अनुजेश भाजपा प्रत्याशी उनके फूफा हैं। और यहाँ मैं एक बात जो आपसे कहना चाहता हूँ कि इस शादी में, भाई ये भी क्या है, ये प्रत्याशियों की एक शादी, बारात के जैसा माहौल है, जश्न का माहौल है, जो उसी तरह की तनाव है। बड़े इवेंट हम लोग बोलते भी लड़कियों की शादी जैसे होते हैं, लड़कियों के ब्याह जैसे। और ये इवेंट भी अगर हम शादियों से इसकी वो करें, जैसी तुलना करें या उस जिक्र को लाए, तो जो शादियों में अक्सर हम लोगों ने सुना है ना, फूफा का विघ्न डालने वाला जो होता है, तो बस वो अनुजेश जो है वो विघ्न डालने तक ही सीमित रहेंगे। फूफा वाला विघ्न डाल रहे हैं। फूफा अक्सर शादियों में नाराज होते हैं, ध्यान खींचते हैं, लेकिन शादी संपन्न पूरी होती है। तो आप यही बोल रहे हैं कि ऐसा ही होगा? ऐसा ही लगा है बात करके। बिल्कुल। तो एक्सप्रेसवे पर खड़े होकर हम आपको इसलिए बता रहे थे कि अभी अभी हमने करहल छोड़ा है, लेकिन आपके लिए हमारे किसी विचार में, हमारे किसी फीडबैक में कोई परिवर्तन ना आए, तो हमको लगा कि जैसे ही हमने करहल का अपना पूरा दिन भर की रिपोर्टिंग खत्म की हो, सबसे पहली बात आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर ली जाए। और अजीत जी बड़ी आसानी से मिलते नहीं है, तो लगा कि यहीं रोका जाए। स्थापित हुआ है, और ये एक्सप्रेसवे, जैसा मैंने शुरू में कहा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है, और अलग अलग हिस्सों में हो रहे उपचुनावों पर अमर उजाला की जमीनी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट ऐसे ही आपको देखने को मिलेगी।
और भी कई विधानसभाएं हैं जो बड़ी दिलचस्प हैं। तो अब से लेकर लगातार 23 तारीख के परिणाम के दिन तक जुड़े रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश के साथ। अजीत जी, बीच एक्सप्रेसवे पर अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसी रफ्तार यहाँ है, इसी रफ्तार से तमाम अपडेट आपको हम बताएंगे। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को देखना, इस वीडियो के बारे में अपनी राय को जाहिर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।